वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोग का। शुरू कर रहे हैं हाइड्रोडायनेमिक्स का नेक्स्ट सेगमेंट, जहां पर हम सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड जब फ्लो होता है, हाइड्रोडायनेमिक्स यानी कि फ्लूइड का फ्लो तो हम देख ही रहे हैं। तो लिक्विड जब फ्लो होता है तो उसके फ्लो होने के क्या क्या टाइप्स हैं उनकी बात हम करने जा रहे हैं। नंबर 1 टाइप आता है स्ट्रीम लाइन। जैसे कि नाम से ही बता रहा है, ये लाइन की फॉर्म में होगा। लाइन मीन्स एक स्ट्रेट लाइन होना ज़रूरी नहीं है, कर्वेचर की फॉर्म में कर्व पाथ भी हो सकता है, बट ये स्ट्रीमली फ्लो होगा। इसमें पार्टिकल्स किस तरीके से फ्लो होगा? इट इज़ दैट पाथ, स्ट्रेट और कर्व्ड कैसा भी हो सकता है, इन विच द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन विच टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू विच गिवन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो लिक्विड के फ्लो की डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। तो हम इसको सिंपल वे में कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, दैट इट इज़ द फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ लिक्विड फॉलोज एग्जैक्टली द पाथ ऑफ इट्स प्रेसिडिंग पार्टिकल, यानी कि हर पार्टिकल अपने से आगे वाले पार्टिकल के पाथ को एग्जैक्टली फॉलो करता है। एंड हैज़ सेम वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम होती है, हमारे फिगर में भी है। ए पॉइंट से पास होने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी वी ए होगी इस टेंजेंट की डायरेक्शन में। वही पार्टिकल जब बी पॉइंट से पास होगा तो वी बी वेलोसिटी एक्वायर करेगा इस डायरेक्शन में, और ऐसे सी पॉइंट पर वी सी। इस तरीके से ये फ्लो बनता है। बेसिकली देखा जाए तो स्ट्रीमलाइन फ्लो वो फ्लो होगा जिसमें लिक्विड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें हम बोलते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। ऐसे बहुत सारे स्ट्रीमलाइन एक साथ आएंगे, तो बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन इसको हम नाम देते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो, जहाँ पर कलेक्टिवली ये ट्यूब्स की फॉर्म में फ्लो होता है। ये अंदर की इनर मोस्ट लेयर होगी, या आउटर लेयर है ये, और ये एक ही लेयर है एक्चुअली सिलेंड्रिकल फॉर्म में। फिर उसके बाहर एक और लेयर, ऐसी मल्टी लेयर्स होंगी यहाँ पर। नेक्स्ट आता है लेमिनर फ्लो। लेमिनर फ्लो बोलते हैं द फ्लो ऑफ लिक्विड in which the velocity of layers varies from maximum at the axis to minimum for the layers in contact with the wall of the tube is called laminar flow। एक ऐसा फ्लो जिसमें ये लेयर्स की फॉर्म में बेसिकली फ्लो हो रहा है, और ये डायग्राम हम पहले भी देख चुके हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ती है तो नेक्स्ट फ्लो आता है जिसे हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। जिगजैग या रैंडम फ्लो है। इट इज़ द फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच अ लिक्विड मूव्स विद वेलोसिटी ग्रेटर दैन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी एंड द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड बिकम्स डिसऑर्डर और इर्रेगुलर। यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे ये शुरुआत में फ्लो आ रहा है, कहीं पर ये पिलर्स अगर या ऑब्स्टिकल या स्टोन वगैरह कहीं पर आते हैं तो उनसे टकरा कर ये पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ेगी, रैंडम मोशन हो जाएगा और ये टर्बुलेंसी एक्वायर कर लेगा। तो बेसिकली यहाँ हमने एक टर्म इस्तेमाल की है क्रिटिकल वेलोसिटी। ये हमारी एक तरह से बाउंड्री लिमिट होती है किसी भी लिक्विड के फ्लो को बताने के लिए कि वो स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट। अगर वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी तक है तो बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, और उससे ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की बात अगर हम करें तो बोलते हैं इट इज़ दैट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो अप टू विच, यहाँ तक द फ्लो ऑफ द लिक्विड इज स्ट्रीमलाइंड, एंड द अबव दिस वैल्यू द वैल्यू ऑफ फ्लो इज़ बिकमिंग टर्बुलेंट। तो क्रिटिकल वेलोसिटी अगर वी सी से आप डिनोट कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये आता है वी सी इज इक्वल्स टू के ईटा अपॉन रो आर, जिसमें ईटा आप जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है लिक्विड की, आर रेडियस ऑफ द ट्यूब, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब इस एक्सप्रेशन को डिराइव करना है तो ये डेरिवेशन हम करते हैं बाय द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आप जानते ही हैं वी सी क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन ईटा रो आर। फिर हमने पावर ए बी सी रखी है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू, साथ में कांस्टेंट। उसके बाद पुटिंग डायमेंशन बोथ साइड, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू 1 आएगी, बी और सी की वैल्यू -1 होगी, और आपको ये रिज़ल्ट आपका मिल जाएगा। तो आगे के स्टेप्स आपके लिए छोड़े गए हैं, इसे आप एज अ होमवर्क खुद से ट्राई करके देखेंगे एंड होपफुली आप इसे कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने डायमेंशनल एनालिसिस में भी किया हुआ है। तो अगर ये आप कर चुके हैं ऑलरेडी तो इसको बढ़ाते हैं आगे। बेसिकली अगर क्रिटिकल वेलोसिटी के फॉर्मूले की बात की जाए तो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास इस फॉर्मूले से आ तो जाती है, बट यहाँ पर के कितना है वो हमारे पास नोन नहीं होता। दूसरा, बाकी फैक्टर से सॉल्व करना ये भी मुश्किल होता है, और बिल्कुल बाउंड्री पर स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट को डिफ़ाइन करना वो भी मुश्किल होगा। तो उन सबको सॉल्व करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए रेनॉल्ड ने एक नंबर दिया है। इन्होंने अपने नाम पर एक नंबर बताया जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि जो फ्लो है वो कैसा होगा। तो रेनॉल्ड नंबर बेसिकली डिफाइन किया जाता है, इट इज़ द प्योर नंबर विच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए पाइप। किसी पाइप या किसी ट्यूब के थ्रू लिक्विड का जो फ्लो है उसको बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेनॉल्ड नंबर का। फॉर्मूला है रेनॉल्ड नंबर का वी रो डी बाई ईटा, जिसमें वी इज़ वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लो, रो इज़ इट्स डेंसिटी,
डी इज़ डायमीटर ऑफ द ट्यूब और पाइप एंड एटा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इन सब वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रख के जब हम रेनॉल्ड नंबर निकालते हैं तो रेनॉल्ड ने बताया है अगर ये नंबर 2000 से छोटा रहता है, 2000 या उससे छोटा रहता है तो फ्लो होगा स्ट्रीमलाइन। अगर ये 3000 से ज़्यादा आ जाता है तो हम बोलेंगे ये होगा टर्बुलेंट। और अगर इसकी वैल्यू 2000 से लेकर 3000 के बीच में आती है तो बताते हैं ये अनसर्टेन फ्लो है। इट मीन्स द स्ट्रीमलाइन फ्लो इज़ कन्वर्टिंग टुवर्ड्स टर्बुलेंट फ्लो। तो ये एक फार्मूला रहेगा जिसके थ्रू हम नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बता सकते हैं। इस फार्मूले पर बेस्ड भी हमें न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, आपको इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। बढ़ाते हैं फिर इसको आगे। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है कॉन्सेप्ट थ्योरम और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बर्नौलीज़ थ्योरम हम देखने जा रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है। तो स्ट्रीम जो हमारा थ्योरम है इसके अकॉर्डिंगली क्या कॉन्सेप्ट है, आपने बहुत बार इसको देखा भी होगा। ये वाला स्टेटमेंट ज़्यादा बेटर है इसके लिए। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन ए ट्यूब इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब। कभी भी ट्यूब या पाइप से या टैप से जब पानी निकलता है, आपने देखा होगा अगर उस टैप के माउथ पर या ट्यूब के माउथ पर आप फिंगर से उसका एरिया थोड़ा क्लोज कर दो, एरिया को रिड्यूस कर दो, तो लिक्विड के बाहर आने की वेलोसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। यही इंडिकेट करता है वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ़ देयर इज़ नो लॉस और सिंक ऑफ फ्लूइड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द पाइप देन द मास ऑफ द लिक्विड और फ्लूइड फ्लोइंग एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब पर सेकेंड इट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। इस कॉन्सेप्ट को हम डेरिवेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं क्या है ये। v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a, v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन a और a इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। आपको अगर याद हो तो a इंटू वी को हमने रेट ऑफ फ्लो भी कहा था। तो बेसिकली रेट ऑफ फ्लो शुड रिमेन कॉन्स्टेंट अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इफ़ देयर इज़ नो लॉस और लीकेज ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम दैट ट्यूब। इसी को हम कहते हैं इक्वेशन या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसका एक छोटा सा प्रूफ है हमारे पास। इसमें हमने माना है लिक्विड एंटर कर रहा है x एंड से, एग्जिट कर रहा है y एंड पर। y एंड जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, x एंड का एरिया A1 और रिस्पेक्टिवली दोनों पॉइंट्स पर वेलोसिटी V1 और V2 है। तो हमने माना है मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट एंड x। अगर मास की बात करेंगे तो ये होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर हम निकाल रहे हैं मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट एंड x तो ये होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। लेकिन हमने इसको पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है, ये पर यूनिट टाइम में कन्वर्ट होगा, ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है। तो पर सेकंड होने की वजह से इसको हमने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय सेकंड किया है। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पर अगर वॉल्यूम देखोगे तो सिलेंड्रिकल शेप में AH आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच की फॉर्म में। तो जो AH है इसमें A इज़ क्रॉस सेक्शन एरिया, H इज़ द डिस्टेंस, रो इज़ डेंसिटी। इसमें H अपॉन सेकेंड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो H अपॉन सेकेंड से ये डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि वेलोसिटी बन जाता है और उसी के बेसिस पर हम इसको AV रो की फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं। A1 अपनी जगह पर है, x एंड के लिए वेलोसिटी बन जाएगा H अपॉन सेकेंड V1 और डेंसिटी अपनी जगह पर। सिमिलरली यहाँ पर एक्सप्रेशन मास ऑफ लिक्विड लिविंग पर सेकेंड एट एंड y, ये भी उसी पैटर्न पर निकालेंगे तो ये आएगा A2 V2 रो। और हमें पता है अगर लिक्विड का लॉस नहीं है ट्यूब में तो मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड एंड लिविंग पर सेकेंड मस्ट बी सेम। M1 M2 को सेम होना चाहिए। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो रो से रो कट जाता है और A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 आता है, जिसका मतलब AV इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा एंड दिस इंडिकेट्स V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये हमारा कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी और एरिया का इन्वर्स रिलेशनशिप बताने के लिए। इसको देखने के लिए एक छोटा सा वीडियो भी हम देख लेते हैं। Bernoulli's principle. ये प्रिंसिपल हमारे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पर बेस्ड है और उसी की मदद से हम आगे इसको प्रूव करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ ट्यूब में वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, एरिया रिड्यूस होने पर लिक्विड के पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी। आपको मेनली यहाँ पर देखना है। The flow of a fluid is streamlined if every particle of the fluid flows exactly the path of its preceding particle and has the same velocity as that of its preceding particle. यहाँ पर आपको जो फ्लो दिखाया जा रहा है दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। Consider a fluid moves through a tube of area of cross section A. अब आप देखेंगे यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो यहाँ सर्टेन वेलोसिटी है V1
लेकिन जहाँ एरिया रिड्यूस हो रहा है वहाँ वेलोसिटी बढ़ जाती है। A1 and A2 respectively. The volume of water entering A1 per second and the volume of water leaving A2 per second. Therefore, mass of liquid entering per second at A1 and mass of liquid leaving per second at A2. Assuming there is no loss of fluid in tube, that each for ideal fluid therefore or AV equals constant. This is the equation of continuity. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसी में बर्नौली थ्योरम है जिसको हम आगे बाद में देखेंगे। फ़िलहाल अपने टॉपिक को आगे बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ लिक्विड। बर्नौलीज प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें एनर्जी के टाइप्स पता होने चाहिए लिक्विड के लिए। सबसे पहले इसमें आता है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड ड्यू टू इट्स प्रेशर। तो ये कंटेनर है, इसके बॉटम में एक ट्यूब लगाई है हमने जिसमें एक पिस्टन लगा है और लिक्विड कुछ डेप्थ तक फिल किया गया है, h डेप्थ तक मान लेते हैं। तो वहाँ पर इसने कुछ प्रेशर क्रिएट किया है P। ये प्रेशर इसको फोर्स लगाएगा पिस्टन को और डिस्प्लेस कर देगा x डिस्टेंस तक। तो इस प्रेशर ने कितना वर्क किया, उस वर्क डन को हम निकालने जा रहे हैं। वर्क डन बाय लिक्विड इन डिस्प्लेसिंग द पिस्टन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फार्मूला है F इंटू एक्स। F इज़ PA, पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, डिस्टेंस x। A इंटू एक्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये इस पोर्शन को डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम को इंडिकेट करता है और फार्मूला बन जाता है P इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इस वर्क को ही हम प्रेशर एनर्जी बोल देते हैं। तो प्रेशर एनर्जी निकालने के लिए P इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा। अगर आप इसे वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा P के बराबर, यानी कि प्रेशर ऑफ लिक्विड इज़ इक्वल टू प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरी एनर्जी लिक्विड के मोशन की वजह से आने वाली एनर्जी है द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द लिक्विड, दैट इज़ हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी। इसको भी अगर हम कंपेयरिंग फॉर्म में पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं तो हाफ mv² बाय वॉल्यूम है, या मास अपॉन वॉल्यूम को अगर लेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम बिकम्स डेंसिटी एंड हाफ ρv² इज़ द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने लिया है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी, अगर लिक्विड को कुछ हाइट पर आपने पहुंचा दिया है तो उसमें पोजीशन की वजह से एनर्जी आ जाएगी जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और फार्मूला है इसका mgh। इसे भी अगर पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम फिर से डेंसिटी बनेगा और ρgh हमारा फार्मूला आ जाएगा प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तीन तरह की एनर्जी हैं। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ हाफ ρv² एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ ρgh। हमारी बर्नौली थ्योरम इन्हीं तीनों एनर्जी के बारे में बात करती है और सिंपल सा स्टेटमेंट कहती है कि अगर आपके पास, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि ये थ्योरम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आपको मिल सकती है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। एंड ये कहता है स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड इन स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो, अगर इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस लिक्विड है जो स्ट्रीमलाइन फ्लो में है, उसके लिए टोटल एनर्जी कौन कौन सी है, तीन एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो ऑफ द ट्यूब। तो ये एक ट्यूब हमने मानी है जिसका वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है, A2 लेसर है, A1 ग्रेटर है एक्स एंड पर। यहाँ प्रेशर P1 है, ये फ्लो हो रहा है लिक्विड, ब्लू पाथ हमारे लिक्विड का फ्लो है, वेलोसिटी V1 V2, हाइट H1 H2 और एरिया A1 A2। तो हम यहाँ से देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाते हुए इसकी हाइट बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़, वेलोसिटी भी बढ़ेगी क्योंकि एरिया रिड्यूस हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़, और ये इंक्रीज़ हमारा वर्क डन के कॉस्ट पर होगा। हमारा जो थ्योरम है वो क्या कह रही है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये फॉर्मूले हम ऊपर देख चुके हैं। इन तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट को यहाँ पर लिखने का तरीका है कि अगर ये टर्म कांस्टेंट है तो 1 और 2 की फॉर्म में दोनों तरफ ये बराबर होगी। ये वैल्यू एक्स एंड पर और वाई एंड पर इक्वेबल है, P1 प्लस हाफ ρv1² प्लस ρgh1, दिस इज़ फॉर एंड x, ये वाले एंड पर, एंड P2 प्लस हाफ ρv2² प्लस ρgh2, ये y एंड पर है। इसका हमें प्रूफ करना है
तो प्रूफ करने से पहले एक बार हम इसको जो इसका रिमेनिंग वीडियो है उसको देख लेते हैं। When fluid flowing through a section of pipe with one end having a smaller cross-sectional area than the pipe at the other end. The velocity of the fluid in the constricted end must be greater than the velocity at the larger end. Bernoulli's equation applies conservation of energy to formalize this observation. Consider a tube AB of varying cross-section A1 and A2 and at different heights H1 and H2. Liquid is flowing from A to B. P1 is greater than P2. Here, A1 is greater than A2. So, V1 is less than V2. The force on the liquid at A and at B. Now, the work done per second on the liquid at section A and at section B. V1 equals V2 equals V. Equation of continuity. Net work done equals P1V minus P2V. The net work done per second is equals increases the potential energy and kinetic energy per second from A to B. According to law of conservation of energy, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा बर्नौलीज़ थ्योरम का। कैसा प्रूफ होता है देख लेते हैं। डायग्राम आप समझ ही चुके हैं। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक्स एंड पर लिक्विड को एंटर कराने का वर्क डन और वाई एंड से बाहर आने का वर्क डन टोटल निकालेंगे। तो पहले हम निकालने जा रहे हैं वर्क डन पर सेकेंड ऑन लिक्विड एट एंड एक्स। पर सेकेंड में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन है अपॉन में पर सेकेंड। पर सेकेंड लेने का कारण इतना है कि जो डिस्टेंस हमें नहीं पता होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, वो पर सेकेंड में वेलोसिटी बन जाएगा और उसको हम निकालना जानते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को हम प्रेशर इंटू एरिया लिख लेंगे। वो हमने P1 A1 कर दिया है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सेकेंड, वेलोसिटी हो गया है V1। और क्योंकि ये ऑन लिक्विड है, इस बात पर ध्यान देंगे ज़रा, ये ऑन सिस्टम है और वर्क डन ऑन सिस्टम हम हमेशा पॉजिटिव बताते हैं। ऐसे वर्क डन बाय सिस्टम होगा तो उसे हम नेगेटिव बताया करते हैं, तो इसीलिए हमने ये प्लस साइन के साथ लिखा है। सिमिलरली वर्क डन पर सेकेंड बाय लिक्विड, अब की बार ये बाय लिक्विड आ रहा है, ये आप जानते ही हैं। बाय लिक्विड में नेगेटिव होगा, कॉन्सेप्ट है हमारा। तो एक्स एंड पर तो हमें पुश करना पड़ेगा लिक्विड को, वाई एंड से वो अपने आप बाहर आता है, इसलिए एक्स एंड पर हमें वर्क करना पड़ा ऑन लिक्विड, बट वाई एंड पर लिक्विड ने खुद काम किया, इसलिए बाय लिक्विड। तो ये माइनस में होगा। सेम पैटर्न P1 A1 V1 को P2 A2 V2 माइनस में लिख देंगे। टोटल वर्क डन दोनों का सम करना है, बट एक माइनस में था तो ये माइनस साइन के साथ टोटल में आ जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहती है A1 V1 रो और A2 V2 रो सेम है, इसी को हम मास पर सेकंड कहते हैं। दोनों तरफ अगर आप इसको रो से डिवाइड कर देंगे तो m अपन रो, यहाँ से रो बैलेंस हो जाएगा और A1 V1 और A2 V2 दोनों की वैल्यू m अपन रो है, जिसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। A1 V1 में भी m अपन रो और A2 V2 में भी m अपन रो वैल्यू रखेंगे तो m अपन रो कॉमन होगा और हमारा नेट वर्क डन की एक इक्वेशन तैयार होगी। ये हमारा मेन वर्क डन है, टोटल वर्क डन है जो हमने स्टेप वाइज निकाला है। अब इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ जाते हुए वेलोसिटी भी बढ़ रही है एरिया रिड्यूस होने पर और हाइट भी बढ़ रही है। तो जो इंक्रीज़ इन एनर्जी है, इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, ये होगा हाफ एम V2 स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड देखेंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh1। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क और एनर्जी हमेशा इक्वेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन, दिस विल बी इक्वल टू टोटल इंक्रीज इन एनर्जी एंड वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई। वर्क डन हमने निकाला है सेकेंड स्टेप से, और ये जो हमारी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी और डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी आई थी, इन दोनों को हमें इक्वेट कर देना है हमारे एक्सप्रेशन के साथ। तो डेल्टा के ई डेल्टा पी रख दिया,
एम आप देख रहे होंगे कॉमन है, कॉमन करके कैंसिल कर देंगे इसको दोनों तरफ से, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचा है और रो को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जहाँ एम था वहाँ रो आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद। इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, जो 1 वाला एक्सप्रेशन है वो एक तरफ इकट्ठा करेंगे, 2 वाला एक्सप्रेशन एक तरफ, और उसी से हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर आपको थोड़ा भी 1% भी डाउट लग रहा हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को यहाँ से बैक ले जाकर दोबारा से स्टेप वाइज देखें, थोड़ा थोड़ा करके रोक कर देखें, क्योंकि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी ही होगी इसकी। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है बर्नौलीज़ थ्योरम का। इसमें कुछ और फॉर्म्स भी आती हैं। अगर आप इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को रो से डिवाइड कर देते हैं तो ये बनता है पी अपन रो, हाफ रो वी स्क्वायर बाय रो कट जाएगा, और रो जी एच अपन रो से रो कट गया है। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन आता है इसको पी अपन रो को हाफ वी स्क्वायर और एम जी एच में एम हट चुका है, इसको हम नाम देते हैं प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये तीनों एनर्जी हैं, बट दे आर नॉट पर यूनिट वॉल्यूम, बट दे आर पर यूनिट मास। ये पर यूनिट मास में है तो पर यूनिट मास में भी ये कांस्टेंट रहेगा। तो एक थ्योरम हम ये स्टेटमेंट भी दे सकते हैं इसका। दूसरा, अगर हम इसको पूरी इक्वेशन को रो जी से डिवाइड करते हैं तो भी कांस्टेंट रहेगा ये राइट हैंड साइड में। तो पी अपन रो जी, वी स्क्वायर बाई 2g और h, ये तीनों एक्सप्रेशन डिस्टेंस के बराबर डायमेंशन रखते हैं, जिसको हम यहाँ पर नाम देते हैं हेड का। कैसे हेड दिया है? प्रेशर से बना है पी अपन रो जी, इसको प्रेशर हेड कहा है, प्रेशर हेड बना है ये। ऐसे ही वेलोसिटी हेड वी स्क्वायर बाई 2g के लिए कहा है, और ग्रेविटेशनल हेड h के लिए कहा है। इन तीनों का सम कांस्टेंट है, ऐसा भी हम बर्नौली थ्योरम के स्टेटमेंट में बता सकते हैं। इसी में एक तीसरा केस आता है, स्पेशल केस है। अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो है लिक्विड का, फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ लिक्विड द प्रेशर ऑफ लिक्विड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है? अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो है तो ये h वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाता है, mgh रो जी h वाला पार्ट कांस्टेंट होगा, और सिर्फ ये एक्सप्रेशन सम करके कांस्टेंट के बराबर आएगा। ये इस बात को बता रहा है कि प्रेशर का एक्सप्रेशन प्लस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये तभी हो सकता है जब अगर वेलोसिटी बढ़ जाए तो प्रेशर कम होगा, अगर वेलोसिटी कम हो जाए तो प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड आर ऑलवेज इन इन्वर्स रिलेशनशिप। और ये रिज़ल्ट हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हमारे बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं डेली लाइफ में। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं देखेंगे, आपने कई बार इसको ऑब्ज़र्व शायद किया होगा डेली लाइफ में। पहली एप्लीकेशन है ब्लोइंग ऑफ रूफ ड्यूरिंग स्टॉर्म सिचुएशन पर। जो टीन शेड वगैरह होते हैं, जो कंक्रीट रूफ़ है उसकी बात नहीं हो रही है, ये टेम्परेरी रूफ़ की बात हो रही है। स्टॉर्म की सिचुएशन में उड़ जाती है, तो क्यों उड़ जाती है उसका कारण क्या है? बिफोर स्टॉर्म अगर हम सिचुएशन देखें तो ऊपर लिक्विड का जो फ्लूइड का, एयर का जो प्रेशर होगा P1, वेलोसिटी V1, बिलो इनसाइड द रूम P2 V2, प्रेशर एंड वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। अंदर का प्रेशर ऊपर पुश करता है, ऊपर का प्रेशर डाउन, और ये जो रूफ़ है ये अपने वेट की वजह से नीचे रहती है। लेकिन जब स्टॉर्म की सिचुएशन आती है तो एयर की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी यहाँ पर, और रिज़ल्ट है हमारा कि वेलोसिटी बढ़ने पर प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ने से यहाँ लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, और इस वजह से अंदर का प्रेशर रिस्पेक्टिवली ऊपर वाले के बड़ा हो जाता है, जिस वजह से पुश करता है रूफ़ को और रूफ़ को उड़ा देता है। यही बात हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिखी है। नेक्स्ट, एरोप्लेन की लिफ्टिंग भी इसी फिनोमिना पर काम करती है। एरोप्लेन का जो विंग है, एरोफॉइल जिसको हम कहते हैं, ये क्या किया जाता है, इसकी शेप कुछ इस तरह की है कि नीचे से स्मूथ रहता है, ऊपर से कर्व्ड पार्ट होगा। तो एरोप्लेन जब रनवे पर दौड़ा जाता है फास्ट स्पीड से, तो होता क्या है कि ऊपर एयर के पार्टिकल्स की वेलोसिटी फिर से बढ़ जाती है। नॉर्मल स्टेशनरी पोजीशन में ऊपर प्रेशर P1, वेलोसिटी V1 एयर के लिए, नीचे प्रेशर P2, वेलोसिटी V2, और दोनों तरफ ऑलमोस्ट वैल्यू बराबर है। लेकिन मोशन के दौरान एरोफॉइल की पर्टिकुलर शेप की वजह से जो फ्लो है लिक्विड का फ्लो, एयर का फ्लो वो ज़्यादा हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है, V1 बहुत ज़्यादा हो जाएगा V2 से, तो P1 बहुत कम हो जाएगा P2 से, और ऊपर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा फिर से, जिससे नीचे का हाई प्रेशर एरिया लिफ्ट करता है स्विंग को, और ये पूरे के पूरे एरोप्लेन को और उसमें बैठे हुए लोगों को उनके वेट को अपोज करते हुए ऊपर उठा देता है। वेट को अकॉर्डिंगली बैलेंस करने के लिए स्विंग का डिक्लाइनेशन कंट्रोल किया जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाना होता है इसका एंगल बढ़ा के रखते हैं, जब हॉरिजॉन्टल मूव करना होता है तो इसका एंगल कम करते हैं, और जब नीचे लैंड करना होता है एरोप्लेन को तो इसका एंगल और कम कर दिया जाता है। इस तरीके से ये मूवमेंट होता है, एंड अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन बर्नौलीज़ थ्योरम। नेक्स्ट आता है मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट का मतलब है स्पिनिंग इफेक्ट ऑफ बॉल।
इन विच बॉल गेट्स डेविएटेड फ्रॉम इट्स यूजुअल स्ट्रेट लाइन पाथ। ये बात हो रही है बॉल को हवा में ही टर्न कराने की। अगर हम मैग्नस इफेक्ट वाली बॉल की बात करें तो ये रोटेटिंग मोशन और लीनियर मोशन दोनों रखती है। अगर हम लीनियर मोशन का इफेक्ट देखें तो लीनियर मोशन मान लेते हैं राइट साइड है तो एयर के पार्टिकल्स बैक साइड में जाएंगे अपोजिट में, लेकिन रोटेशनल मोशन में बॉल अगर ऐसे घूमेगी क्लॉकवाइज तो एयर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमती है। ये दोनों मोशन अगर हम मर्ज करेंगे तो इसको इसके ऊपर डाल देते हैं। यहाँ देखेंगे तो ऊपर वाला मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी ऊपर की वेलोसिटी रिड्यूस होगी, नीचे वाला मोशन सेम डायरेक्शन में है एयर के पार्टिकल्स का, तो नीचे की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यानी कि रोटेट होती हुई बॉल आगे भी बढ़ रही है, ऊपर उसमें वेलोसिटी एयर की कम हो गई, नीचे ज़्यादा हो गई, तो ऊपर वेलोसिटी कम होने से ऊपर हाई प्रेशर एरिया बढ़ जाता है जो पुश करता है बॉल को नीचे की तरफ। और बॉल जिसको देखकर ऐसा लगता है कि स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही है, ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है नीचे की तरफ। इसे हम नाम देते हैं मैग्नस इफेक्ट। इसी बात को यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है, आप इसे आराम से पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्शन ऑफ एटोमाइज़र और स्प्रेयर। एक्शन ऑफ एटोमाइज़र और स्प्रेयर ये वही केस है जो आपके परफ्यूम बॉटल में या आपके जो वाटर स्प्रिंकलर होता है उसमें या स्प्रेयर स्पेशली उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, कभी आपने बार्बर शॉप वगैरह में जाकर हेयर कटिंग कराई है तो उसमें भी ये आपने देखा होगा, हेयर कटिंग से पहले आपके बालों पर पानी की ड्रॉपलेट्स डाली जाती हैं जिस डिवाइस से वो स्प्रेयर उसी एक्शन पर काम कर रहा है। इसमें एक कंटेनर होगा हमारे पास जिसमें वाटर फिल किया जाएगा या लिक्विड फिल किया जाएगा और थोड़ी जगह खाली छोड़ी जाएगी प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ एयर को मेंटेन करने के लिए। पीछे एक पंप लगता है, या तो हैंड पंप होगा पिस्टन वाला, या फिर यहाँ एक रबर बल्ब लगा सकते हैं जिसको सडनली स्क्वीज़ करेंगे जब हम, तो यहाँ एयर की वेलोसिटी तेज़ी से बढ़ेगी। नॉर्मल सिचुएशन में क्या है, प्रेशर P1 वेलोसिटी V1 इन दिस हॉरिजॉन्टल ट्यूब और कंटेनर के अंदर P2 V2, अभी दोनों ऑलमोस्ट बराबर हैं, तो लिक्विड अपने वेट की वजह से यहाँ पर बैलेंस हो रखा है। जैसे ही हम रबर बल्ब को स्क्वीज़ करेंगे यहाँ से एयर की वेलोसिटी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी और लिक्विड की वेलोसिटी, ये एयर की वेलोसिटी जब तेज़ी से आगे बढ़ेगी तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होने पर प्रेशर कम हो जाएगा और वेलोसिटी कम होने पर वेलोसिटी बढ़ने पर प्रेशर कम हो जाएगा और इस वजह से अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है जो इस लिक्विड को पुश करता है ऊपर की तरफ और ये लिक्विड ऊपर लिफ्ट करता है, एयर के साथ मिक्स होता है और ये बाहर स्प्रेयर के फॉर्म में निकल कर आता है। ठीक है, तो ये भी इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है, आप इसको आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे पिंग पोंग बॉल का मोशन ऑफ टू बॉल्स मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से कोलाइड होने की टेंडेंसी इनकी बनी रहती है। फ्लैग्स फ्लटरिंग इन ब्रीज, दैट इज़ अगेन ड्यू टू दिस फिनोमिना ऑफ बर्नौलीज रिलेशन एंड इट इज़ नॉट एडवाइज टू स्टैंड नियर द फास्ट रनिंग ट्रेन। अगर आपने कभी मेट्रो स्टेशन वगैरह पर ट्रैवल किया है तो आपने देखा होगा वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर येलो स्ट्रिप होती है जिसको क्रॉस करने के लिए मना किया जाता है और उसका रीज़न यही है कि फास्ट मूविंग ट्रेन आपको अपने साथ कैरी कर सकती है, उससे थोड़ा दूर खड़े रहना होता है, अगेन बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था हाइड्रोडायनेमिक्स का। इसी के साथ हमने हाइड्रोडायनेमिक्स भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास इसमें बचा है थर्मल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए, वो प्रॉपर्टीज़ आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।